हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में, इसके बनावट के बारे में, कार्यविधि और सिद्धांत के बारे में। बस आप लोगों से गुजारिश है, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बच्चों, इसी तरीके से मटेरियल आपको यदि पूरा प्राप्त करना है, नहीं हमारे पूरे चैप्टर का नोट्स प्राप्त करना है, तो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 9685299149। इस पर आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा देता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल, आपके मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर लगा होगा जो 11000 वोल्ट को 240 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो वोल्टेज को कम कर देता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है वो अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाता है, और जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता है बच्चों वो उच्चाई ट्रांसफार्मर हो जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। परिभाषा तो क्लियर है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण का मतलब यह है कि एक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह अन्योन प्रेरण का सिद्धांत है, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है बच्चों। जब हमने स्वप्रेरकत्व अन्योन प्रेरकत्व कराया था, वहां पर हमने आपको समझाया था कि यदि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करे और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, वो आपका कहलाता है बच्चों स्वप्रेरकत्व। लेकिन प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसके समीप रखी दूसरे कुंडली द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, ये आपका घटना कहलाता है क्या। ये बच्चों अन्योन प्रेरण कहलाता है। अब ये हमने कहा ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। फटाफट आप सुनिएगा बढ़िया तरीके से, बाकी आप लोग इसको नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। नोट्स मैंने आपको बता ही दिया है कि कांटेक्ट नंबर है 9685299149। मात्र 100 रुपये लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। समझ रहे हैं। तो आप लोगों को नोट्स लेना है तो ले सकते हैं। ठीक, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टेज को क्या करता है बच्चों, बढ़ाता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को कम कर देता है। अब इसके बनावट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्लियर ही है कि एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है, घटा या बढ़ा सकता है, वो ट्रांसफार्मर कहलाता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर की परिभाषा लिखें, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता को या प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है वो आपका अपचाई है, और जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है वो उच्चाई ट्रांसफार्मर है। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर परिभाषा लिखेंगे, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, बढ़ा देता है, किंतु धारा के मान को कम कर देता है, वो उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। लेकिन बच्चों, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम करता है और धारा की प्रबलता को बढ़ाता है वो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसको बनाते कैसे हैं बच्चों, इसको बनाने के लिए हम पटलित नरम लोहे के आयताकार या वृत्ताकार पट्टियां लेते हैं। पट्टी का मतलब होता है, पट्टी आप आयताकार लिया हमने, जैसे ये आपका एक पट्टी हो गया बच्चों, इसके बाद दूसरा पट्टी हो गया है ना, और इसके बाद तीसरा पट्टी भी होगा, तीसरा पट्टी भी है हो गया, फिर चौथा पट्टी हो गया। आवश्यक तह की मोटाई की इसको बनाते हैं, मतलब जितना जरूरत होता है, जितना मोटाई की आवश्यकता है उसको हम बना सकते हैं। मतलब कई सारे हम पट्टियों को लेकर के इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो पटलित क्रोड नरम लोहे, ये पटलित क्रोड है, ठीक है, नरम लोहे के आयताकार या वृत्ताकार पट्टियों के बने होते हैं बच्चों। इनके बीच में भी देखो आयताकार भाग या वृत्ताकार भाग कटा रहता है, ठीक है। इसको हम बार्निश इत्यादि से इसको लेपित कर देते हैं, बार्निश कर देते हैं बच्चों। आवश्यक मोटाई बना लेते हैं तह देकर, मतलब बार्निश लगाकर एक के ऊपर एक लगाकर आवश्यक मोटाई का इसे हम बना लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है बच्चों, क्रोड के पटलित होने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है ना, और भंवर धारा का मान कम हो जाता है। और इसके आमने सामने अपन करते क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये पटलित क्रोड हो गए, आमने सामने बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तांबे के तार को लपेटते हैं, लेकिन वो तांबे का तार विद्युत रुद्ध होता है। विद्युत रुद्ध का मतलब है, जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये आपका चार्जर का तार वायर है, देखो ये चार्जर का वायर है, विद्युत रुद्ध है, इसके ऊपर भी मोटी लेप लगी रहती है। ऐसे बच्चों बहुत पतला लेप लगा रहता है वायर के अंदर भी। जब आप वायर को कभी छीलना तो कलर
रहता है रेड कलर का, बिल्कुल बहुत पतला लेप लगा दिया जाता है। तो विद्युत रुद्ध तांबे के तार को फिर हम इसके चारों ओर लपेट देते हैं बच्चों। ऐसा लिपटा रहता है तांबे का तार, है ना, ये ऐसा लिपटा रहता है। तो तांबे के तार को लपेट देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए जैसे हमारा प्राथमिक कुंडली है, इसमें हम प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं और द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाता है। बस सिंपल है। प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाता है। यही है बच्चों, खत्म। जब हम अपचायी ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रहती है, द्वितीयक में कम, क्योंकि वोल्टता को कम करता है। पहचान है, अपचायी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम, क्योंकि बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता है और द्वितीयक में बढ़ाता है, इसलिए द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रहेगी। उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर में होता क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाया जाता है। तो जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अधिक कम से अधिक होना चाहिए। तो भाई प्राथमिक में कम है फेरों की संख्या और द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक हो जाती है। कितना सिंपल है। तो इसका बनावट है, बनावट आप अपने भाषा में लिखेंगे। चलिए, बनावट में इसके 3 भाग होते हैं ट्रांसफार्मर के। एक तो आपका पटलित क्रोड, ये पटलित क्रोड हो गया बच्चों, ठीक है, पटलित क्रोड। दूसरा आपका प्राथमिक कुंडली और तीसरा आपका द्वितीयक कुंडली। इसके 3 ही भाग हैं, ट्रांसफार्मर के 3 ही भाग हैं। एक आपका पटलित क्रोड हो गया, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। पटलित क्रोड कैसे बनाए जाते हैं बच्चों? पटलित क्रोड नर्म लोहे के आयताकार या बेलनाकार, आयताकार या वृत्ताकार पट्टियां होते हैं बच्चों। ये आयताकार और वृत्ताकार पट्टियां होती हैं। इनको अपन, इनके बीच में भी आयताकार या वृत्ताकार भाग कटा रहता है। देख सकते हैं आयताकार वृत्ताकार भाग कटा रहता है। ये आयताकार भाग आप देख ही रहे हो, बीच में कटा भी है, ये भी देख रहे हो। इसको अपन क्या करते हैं, वार्निश इत्यादि लगा करके जितना हम मोटाई का बनाना चाहते हैं तो तह देकर, तह मतलब एक के ऊपर एक रख करके आवश्यक मोटाई बना लेते हैं, जिसे हम पटलित क्रोड कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसके आमने सामने भुजा में, इसके आमने सामने भुजा में तांबे के विद्युत तार से बनी एक एक कुंडली लपटी रहती है या हम लपेट देते हैं या लिपटी रहती है बच्चों। जैसे यहाँ पे एक प्राथमिक कुंडली हो गया, द्वितीयक कुंडली हो गया। जिस कुंडली के सिरों पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जहां पर आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। अपचायी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो प्राथमिक में फेरों की संख्या अधिक, द्वितीयक में कम रहता है। जब उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो प्राथमिक में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। बताओ बच्चों, किनको प्रॉब्लम होगा इतने अच्छे आसानी से बनावट के, है ना। आप लोग भाई साहब बनावट आसानी से लिख सकते हो यार, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो एक बार फिर से बनावट के बारे में बता देते हैं बच्चों कि ट्रांसफार्मर के 3 भाग हैं। एक पटलित क्रोड, दूसरा प्राथमिक, तीसरा द्वितीयक कुंडली होता है। पटलित क्रोड नर्म लोहे के आयताकार वृत्ताकार पट्टियों का बना होता है बच्चों। बीच में भी आयताकार वृत्ताकार पट्टियों का भाग कटा रहता है, ठीक है। इसमें हम वार्निश लगाकर जितना आवश्यक मोटाई का तह दे करके बच्चों इसको हम बना लेते हैं। मतलब वार्निश लगा करके इसको जितना भी मोटाई की आवश्यकता होती है तो तह देकर इसको आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। फिर इन्हें ही पटलित क्रोड कहा जाता है। इसमें तांबे के विद्युत तार, देखो जरा यहाँ पर 2 कुंडलियां होती हैं बच्चों। तांबे के विद्युत तार को लपेट देते हैं आमने सामने वाली भुजा में, चाहे इधर इधर लपेटो चाहे इधर लपेटो। तो आमने सामने भुजा में तांबे के विद्युत तार को लपेट देते हैं, या एक एक भुजा पर तांबे की विद्युत तार लिपटी रहती है बच्चों। एक एक कुंडली लिपटी रहती है। जिस कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाया जाता है उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जिससे प्राप्त होता है उसे हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब बात करते हैं कार्य विधि। कार्य विधि के बारे में होता क्या है बच्चों, बहुत सिंपल है कि जब प्राथमिक कुंडली में, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता लगाई जाती है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा बहने लग जाती है बच्चों, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता लगाया जाता है, ये सिरा है, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लग जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों जैसे ही धारा बहता है तो आप सबको पता है कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का द्वितीयक कुंडली में प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता लगाते हैं तो आपको पता है कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जैसे इसमें
सिरों पर बोल्टता लगाते हैं तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में क्या होता है बच्चों, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता है, जिससे उसी के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बस कुछ है ही नहीं है। देखो बच्चों, प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाते हैं और जैसे ही प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाते हैं तो धारा बहने लग जाती है। धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कि प्राथमिक कुंडली में बच्चों आपने प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाया है। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। यही है कार्यविधि, यही है कार्यविधि बच्चों। कार्यविधि में आप लोग लिख सकते हैं कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाई जाती है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। यह प्रत्यावर्ती धारा क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, अतः तृतीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता है बच्चों, और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे सिद्धांत के बारे में, क्योंकि कार्यविधि आपने और बनावट दो चीज आपने तो सीख लिया बहुत ही सिंपल तरीके से। यहां पर एक चीज और आप लोगों को माइंड में फिट रहना चाहिए कि अपचाई जो है वोल्टेज को घटाता है, इसलिए बच्चों अधिक से कम हो जाता है। मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, द्वितीयक में कम है। ठीक है बच्चों, और ऊंचाई जो है वोल्टेज को बढ़ाता है, इसलिए प्राथमिक से द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि ये बढ़ाता है भाई। ऑलरेडी ये बच्चों यहाँ पे हमने धारा भले लगाया, लेकिन जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है फेरों की संख्या कम है, इसलिए वोल्टेज कम कर देता है। और जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है। सिंपल है, ये चीज है। हम कार्यविधि में किसका प्रयोग करेंगे? फैराडे का नियम। फैराडे का नियम आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे फार्मूला तो आप लोग याद कर ही लेना। सबसे पहले यहां पर लिखोगे कि माना ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या की एन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में, पहले ही शब्द में मिस्टेक, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बच्चों कितना है? प्राथमिक में आपका हो जाएगा एनपी, प्राइमरी है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बच्चों, द्वितीय कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आपका हो जाएगा एनएस। तो फिर आपको फैराडे के नियम से हमने कहा कि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाते हैं तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे के नियम से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है बच्चों कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ई पी, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो ये हो जाएगा बच्चों, प्राइमरी के लिए हो जाएगा माइनस एन पी डी फाई अपान डी टी, ठीक है। और बच्चों इसको समीकरण 1 दे दो। द्वितीय कुंडली सेकेंडरी के लिए हो जाएगा ई एस बराबर माइनस एन एस डी फाई अपान डी टी, ये समीकरण 2 दे दो। फिर समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो बच्चों। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, 1 का भाग देने पर जब भाग दोगे बच्चों तो यहां पर देखो ई एस बटा ई पी हो जाएगा, ई एस बटा ई पी हो जाएगा। और बच्चों यहां पर एन एस बटा एन पी हो जाएगा, एन एस बटा एन पी हो जाएगा। जो सेम रहता है वो तो कट ही जाता है, जो सेम रहता है वो तो कट ही जाता है। ये आपका समीकरण 3 आ चुका है। समीकरण क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए प्रतिरोध बहुत कम है, तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो वोल्टता के बराबर होता है। प्रतिरोध नगण्य हो बच्चों, प्रतिरोध नगण्य हो, प्रतिरोध नगण्य हो, नगण्य का मतलब बहुत ही कम हो, तब ये जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में जो विद्युत वाहक बल है वो वोल्टता के बराबर होगा, यानी वी एस के बराबर होगा। वह जो आपका प्राइमरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो आपके वोल्टता के बराबर होगा। इस स्थिति में हो जाएगा ई एस की जगह वी एस और ई पी के जगह वी पी बराबर एन एस अपान एन पी हो जाएगा। और इसको हम समीकरण 4 दे देंगे। ये कब होगा बच्चों? जब प्रतिरोध नगण्य हो, बिल्कुल कुंडली में प्रतिरोध बहुत कम हो, तब बच्चों कहीं ना कहीं जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो सिरों के बीच आरोपित वोल्टता के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है कि सिरों में कितना वोल्टता उसके बराबर हो जाएगा। समीकरण 4 हो गया।
अब बच्चों आप सबको पता है कि धारा भी बह रही है, ठीक है। तो धारा बह रही है तो शक्ति कितना होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा बहती है तो प्राथमिक कुंडली में शक्ति कितना होगा, प्राथमिक कुंडली में शक्ति, निवेशी शक्ति, शक्ति के बारे में बात करता हूं तो शक्ति जो होता है वो धारा और वोल्टता के गुणनफल के बराबर होता है। और बच्चों ऐसे ही द्वितीय कुंडली में शक्ति मतलब क्षमता, द्वितीय कुंडली की शक्ति, द्वितीय कुंडली की शक्ति कितना होगा, तो शक्ति बोलोगे सर वोल्टता कितना है और कितना धारा बह रहा है, इसके मल्टीपल के बराबर होता है शक्ति। अब हम आपको जानते हैं कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, केवल रूप बदलता है। तो जितना हमने प्राथमिक कुंडली को शक्ति दे रखा है तो द्वितीय कुंडली की शक्ति भी उतनी होगी, यानी निवेशी शक्ति, ये निवेशी है बच्चों। प्राथमिक कुंडली में निवेशी प्रवेश कराया जाता है, प्राथमिक कुंडली का सिद्धांत क्या आपने पढ़ा, प्रवेश कराया जाता है, तो द्वितीय कुंडली से निकलता है, लेकिन शक्ति तो बराबर है। जब शक्ति बराबर है तो कहने का मतलब Vp इंटू आई पी प्राइमरी का जो शक्ति है Vs इंटू आई एस के बराबर है। अब बच्चों यहाँ पे Vs और Vp है, इसको भी ऐसे ही अरेंज कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर Vs है बच्चों तो Vs रहने दो, Vp इधर ले जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा Ip बटा Is और इसको समीकरण 5 दे दो। इन दोनों को तुलना कर दो बच्चों, तो Vs बटा Vp, यहाँ पर देखना Vs बटा Vp ये किसके बराबर है बच्चों, Ns बटा Np, और बच्चों Vs जो है वो कितना है, Ip बटा Is के बराबर है। इसको आप समीकरण 6 दे दो और इसी से हम निष्कर्ष निकालते हैं बच्चों। इसी से स्पष्ट होता है कि यदि मान लीजिए वोल्टता कम है, Vs द्वितीय कुंडली में वोल्टता कम है, भाई यहाँ पर देखो ना द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, देखो जरा भाई वोल्टता द्वितीय कुंडली में कम है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, तो भाई यहाँ पे प्राइमरी में धारा का मान देखो भाई इनवर्स है, इनवर्स एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे का मतलब है यदि यहां का मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब है इसका मान कम है, Is का मान कम है, Vs का मान अधिक है मतलब Is का मान कम है। यहां पर आप देख लो एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। Vp का मान अधिक होगा तो Ip का मान कम होगा, और बच्चों यदि Vp का मान कम है तो Ip का मान अधिक होगा। अब जब हमने बात किया अपचाई ट्रांसफार्मर की, देखो बच्चों अपचाई, इससे निष्कर्ष निकल जाएगा। जब हम बात करते हैं अपचाई, अपचाई में क्या होता है कि सेकेंडरी में Vs में मान जो Vp से कम होता है, अपचाई में बोला था ना, और फेरों की संख्या भी कम होती है, यानी Ns द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है किससे, Np से। किंतु बच्चों ये व्युत्क्रम है, देख लो उल्टा है, उल्टा है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी, किंतु इसमें उल्टा हो जाएगा, Ip का मान कम हो जाएगा Is से। कुछ समझ में आया कि भाई यहां पर देखो सेकेंडरी में वोल्टता कम है, सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम है, किंतु सेकेंडरी में धारा का मान बढ़ जाएगा। यानी अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है और वहां पर वोल्टता कम है, किंतु धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। क्या कर देता बच्चों, बढ़ा देता है। और जब इसका अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे, उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में वोल्टता का मान अधिक होता है, ऊंचाई नहीं बढ़ गया। उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक होती है, किंतु इस बार बच्चों, इस बार Ip में धारा का मान ज्यादा होगा, Is में कम हो जाएगा। यानी जो आपका सेकेंडरी कुंडली है उसमें धारा की प्रबलता कम हो जाती है। कहने का मतलब जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है तो इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है ना, आरोपित जो बोलता है, सिरों के बीच जो बोलता है उसका मान अधिक होगा, किंतु धारा की प्रबलता कम हो जाती है। यही बच्चों ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। बहुत बारीकी से इसको मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np और Ns है बच्चों, तब यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था। देख लो, समीकरण 1 करा, समीकरण 2 करा, समीकरण 1 और 2 में भाग दिए तो ये आया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है ना,
कोई बच्चा चाहता है हमें नोट्स बनाना है सर, हम नोट्स खरीद नहीं सकते, तो उनके लिए तो हेल्पफुल रहेगा ना बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट के लिए समय देता हूं, जो मैंने बताया वही चीज है यहाँ पे। बाकी जिसको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे ही रखा हूँ 9685299149, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जिनको लेना है तो नोट्स ले सकते हैं। ये सारा वही चीज यहाँ पे समझाया गया है, अब चाहे ऊंचाई का दोनों का। अब ट्रांसफार्मर का ऊर्जा क्षय भी होता है बच्चों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ताम्र क्षय, ट्रांसफार्मर से कभी कभी ऊर्जा क्षय कहा जाता है, बस 1 मिनट का बच्चों। ट्रांसफार्मर की कुंडली तांबे के तार की बनी होती है, मैंने बताया था विद्युत तांबे के तार को बनाया जाता है। इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है, भाई कोई भी तार होगा थोड़ा बहुत प्रतिरोध होगा। अतः इसमें धारा प्रवाहित होने से जूल प्रभाव के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है बच्चों, यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। ये ताम्रक्षय कहलाता है। यानी जो आपका तांबे का तार है वो कुछ न कुछ ऊर्जा नष्ट करता है, वही आपका ताम्रक्षय कहलाएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्षय, प्राथमिक कुंडली में बद्ध समस्त द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखिएगा फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली से बद्ध समस्त चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं होता। कहने का मतलब देखो, जैसे प्राथमिक कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र रेखा द्वितीय कुंडली में से होकर जाए, पूरा नहीं जा पाता, जिससे कुछ फ्लक्स वायु में क्षरित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स क्षय भी कहते हैं। लौह क्षय क्या है? ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है, पटलित क्रोड। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो क्रोड में भंवर धारा उत्प्रेरित हो जाता है, अतः ऊर्जा का कुछ भाग भंवर धारा के कारण ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। सिंपल है, यानी नर्म लोहे का जो क्रोड है उसमें भंवर धारा उत्पन्न होता है। अब भंवर धारा जो है बिल्कुल टॉपिक हट गया है, पिछले चैप्टर में भंवर धारा था लेकिन आपके सिलेबस से हट गया है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। शैथिल हानि क्या है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है, इससे भी ऊष्मा का कुछ मात्रा व्यय हो जाता है, तो शैथिल हानि कहलाता है। ठीक बच्चों, ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। आपको मैं एक चीज और बताया था, निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति, ठीक है, क्योंकि भाई साहब दक्षता आया करता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके बराबर होता है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला लिख लेना। ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है बच्चों निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति का अनुपात, निर्गत और निवेशी शक्ति का जो अनुपात है बच्चों वो ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाती है। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात परिणमन अनुपात कहलाता है, परिणमन अनुपात कहलाता है, परिणमन अनुपात। कई बार पूछा गया है, इसलिए बच्चों इसको बताना जरूरी है। अब ये वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचा हूं क्योंकि भाई साहब आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, और इसके बाद आप चाय और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अंतर मैं आपको समझा दूंगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारा टॉपिक, है कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत जो बच्चे स्टार्टिंग से ध्यान लगा के पढ़े होंगे तो आसानी से बन जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना भाई, आपका तो कर्तव्य है। प्लीज, मोटिवेशन कब मिलता है यार, जब थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। बाकी हम आपके लिए निरंतर हेल्पफुल वीडियोज बनाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।